हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। हम जो मशीन पढ़ रहे थे उसमें डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर पढ़ ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और दो पार्ट में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दो पार्ट में पूरा रिवीजन कर लेंगे, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है। मैं ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं लूंगा। जितना हो सके शॉर्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे हम, और एक्सप्लेन करते हुए, और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे। ठीक है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ठीक है। ट्रांसफार्मर होता क्या है? यह एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को परिवर्तित करे बिना एक लेवल से दूसरे लेवल तक पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है। ये फेराडे के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्टेंस के द्वारा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे इस वाइंडिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट बहेगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी एक ये आयरन की कोर बनी रहती है उसमें से होकर ये जाएगा। जब यहाँ से फ्लो होगा तो ये सेकेंडरी में भी फ्लक्स आ जाएगा, इधर भी, और इन कंडक्टर को कट करेगा तो वो अपने आप में ईएमएफ यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब ये मैग्नेटिक पाथ रहेगा, कुछ मैग्नेट हो सकते हैं यहाँ पे थोड़े से आएंगे, उसे लीकेज फ्लक्स बोलेंगे हम। बट इधर आने वाला ज्यादा करंट रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट पाथ को यूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी जिस मटेरियल का हम यूज करेंगे, और उसका रिलेक्टेंस कम रखते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर जब आएगा फ्लक्स तो ये सेकेंडरी में भी इसको कट करेगा, और यहाँ पर E2 हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होगा, और ये टर्मिनल को देंगे। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन कोर। ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब देखो ये कैसा है, एक स्थिर है और इलेक्ट्रिकल उपकरण है। इसमें सिलिकॉन की लेमिनेशन की कोर का हम यूज करते हैं। सिलिकॉन का यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस कम हो, और लेमिनेशन का यूज इसलिए करते हैं हम कि ईडी करंट लॉस कम हो जाए। ठीक है। कोर की लेमिनेशन की मोटाई यहाँ पर अलग अलग पत्ती में काटते हो, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो कोर की जैसे 50 हर्ट्ज पर 3.35 होती है। ठीक है। एंड 25 हर्ट्ज पर 0.5 हमारे पास इसकी स्थिति रहेगी। ठीक है। आयरन की कोर की चुंबकशीलता ज्यादा होती है, उसका रिलेक्टेंस कम रखते हैं हम। ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको समझाया कि चुंबकशीलता परमेबिलिटी हम ज्यादा इसलिए रखते हैं कि फ्लक्स इजीली वहां पर बह सके। ठीक है। इससे फ्लक्स आसानी से कोर में प्रवाहित होता है, और आयरन की कोर का यूज हम करते हैं। ठीक है। कोर पर इंसुलेशन लगाकर हम दोनों वाइंडिंग को करेंगे। पहले प्राइमरी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी उसको करेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम इसलिए करते हैं कि हमारा इंसुलेशन की कम आवश्यकता पड़े। उसके बाद इंसुलेशन लगाकर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं। ठीक है। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से चुंबकीय मैग्नेटिक कपल से जुड़ी होती है। कैसी रहती है? वो इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़ी रहती, मैग्नेटिकली ये जुड़ी होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य में प्रतिरोध मेगा ओम में होता है, ये प्रैक्टिकली कंडीशन में। जब आदर्श की कंडीशन में बात करें तो ये इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ म्यूचुअली
इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर करता है। कैसा करता है? प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफर करेगा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर पावर और फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। यदि यह वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसकी उसी अनुपात में करंट को कम कर देता है ये। ठीक है, यदि वोल्टेज को कम करेगा तो उसी अनुपात में करंट को बढ़ा देता है, अतः पावर को स्थिर रखता है। ट्रांसफार्मर कोर, अगर हम ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग 3 प्रकार के कोर यूज करते हैं। ये सैंपल कोर हो गया, फिर सेल टाइप हो गया, फिर बेरी टाइप रहेगा। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी हमारे पास, प्राइमरी हमने यहाँ पर वाइंडिंग करा। ये वाइंडिंग करते हुए हमने क्या करा, यहाँ से इधर ले गए और यहाँ पर करते गए ये प्राइमरी सप्लाई दिया हमने, लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, ये हाई वोल्टेज एंड लो करंट, लीकेज ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए, हम इसका यूज करते हैं इस वाइंडिंग का सैंपल। ठीक है, इसमें चुंबकीय जो पाथ रहता है वो एक ही रहेगा, जैसे ये वाला एक ही पाथ रहेगा इसमें। ठीक है, लेकिन लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए हम इसके सेक्शनलाइज मतलब विभाजित वाइंडिंग का यूज करेंगे हम। कैसे? कि आधी हमने इस पे ऊपर करा, उसके बाद इधर ले ली, विभाजित करें। अब सेल टाइप कोर, ट्रांसफार्मर की कोर पर इंसुलेशन लगाकर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं, क्योंकि इसे कोर से इंसुलेट करना आसान होता है। फिर उस पर इंसुलेशन लगा कर हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, सैंडविच के रूप में हम दबा कर रखते हैं और फ्लक्स रास्ता छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें लीकेज कम होता है और इसमें दो फ्लक्स के पाथ रहते हैं, दो रास्ते हैं, एक ये और ये डबल रहता है इसका, ये साइज में देखा जाए तो ये डबल साइज में रहेगा। ठीक, ये भी ध्यान देना। लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए इसमें इंटरलेविंग वाइंडिंग का यूज करते हैं, उसमें सेक्शनलाइजिंग वाइंडिंग और इसमें इंटरलेविंग। अब आता है तीसरा, ये है बेरी टाइप। ठीक है, बेरी टाइप कोर, अलग अलग ये कोर टाइप के ज्यादा हम लेंगे और इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे। बेरी टाइप में सैंपल कोर को हम ट्रांसफार्मर के दो से ज्यादा कोर का यूज करेंगे हम, और चुंबकीय परिपथ की संख्या बढ़ जाती है, अतः इसे ज्यादा फ्लक्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके मध्य वाइंडिंग की जाती है, इससे वाइंडिंग करना कठिन और महंगा होता है, इस कारण से हम इसका यूज कम करते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, स्पाइरल कोर क्या होता है, स्पाइरा कोर। ठीक है, इस कोर का हम ज्यादा सिलिकॉन की मात्रा को यूज करते, कोल्ड रोल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। इसका फ्लक्स घनत्व ज्यादा होता है। इसके निम्न लाभ होते हैं, इसके कैसे लाभ होते हैं, निम्न लाभ होते हैं। कोर बनाने के लिए कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। कैसे? कोर बनाने के लिए कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाता है और भार कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में हानि कम हो जाती है तथा उसकी दक्षता बढ़ जाती है। हानि कम हो जाएगी तो उसकी दक्षता कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऐसे भी। लेकिन सिलिकॉन की मात्रा 5% से हमें ज्यादा नहीं यूज कर सकते, अगर हम उससे ज्यादा यूज करते हैं तो वो भंगुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक हमिंग साउंड, जो आता है ट्रांसफार्मर के पास में जाते हैं हम तो कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देता है, तो वो किस कारण से? तो ये सप्लाई की मैग्नेटो स्ट्रक्चर फोर्स के कारण होता है। ठीक है, हमिंग साउंड आता है ये। नेक्स्ट है आदर्श ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, हम देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक, देखो इसमें प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस रहेगा ये इंफिनिटी रहेगा, ये ध्यान देना इसमें। ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर में जितने हमने ये सप्लाई दी उसके 90 डिग्री नीचे क्या हो रहा है, फ्लक्स उत्पन्न हो रहा। उसके 90 डिग्री के बाद यहाँ पे V2 और E1 एंड E2 उत्पन्न होता है। सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ, अन्यन प्रेरण, फुल लोड पर यूनिट।
आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की हानि होती है, इसके कोर की चुंबकशीलता अनंत होती है, इसलिए इसे आयरन लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसमें आयरन लॉस नहीं होता है। इसकी दोनों वाइंडिंग में शुद्ध इंडक्टिव कॉइल रहेगी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल जो वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस 0 मानेंगे हम। कॉपर लॉस कभी 0 होगा। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी वोल्टेज V1 देने पर उसमें मैग्नेटिक करंट प्रवाहित होते हैं और ये 90 डिग्री लेग करता है और कोर में फ्लक्स उत्पन्न करता है ये। ठीक है, अब देखो कोर की फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करती है और अप्लाई वोल्टेज V के विपरीत फेज में होती है, इसलिए इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? बैक ईएमएफ भी कहेंगे। कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअली इंडक्शन ईएमएफ उत्पन्न करती है और ई फेज में होती है, इसी सेकेंडरी वोल्टेज भी एक ही फेज में रहती है। जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का इक्वेशन देखेंगे हम। ये E1 है और ये E2 है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी का वोल्टेज उत्पन्न वोल्टेज। N1 एंड N2 ये प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या और ये फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये फ्लक्स अभी हमारा सेम रहेगा, मैक्सिमम फ्लक्स वेबर में, और ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व वेबर पर मीटर स्क्वायर में आएगा और एरिया ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले। ठीक है, अब देखो B बराबर होता है फ्लक्स बटे ए वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास देखो, मैं इसको पूरा नहीं करवा रहा डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे। E1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4.44 फ्लक्स फ्रीक्वेंसी है और N1 ये वोल्ट आएगा। इसी प्रकार ये भी हमारे पास आएगा, केवल N2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम फ्लक्स की जगह पे रख सकते हैं, फ्लक्स की जगह पे जैसे मैंने B बराबर 5/A करा, फ्लक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? बी मैक्सिमम और ए। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसको ध्यान देना। अब फ्लक्स और ए, प्राइमरी के प्रत्येक टर्न में उत्पन्न ईएमएफ, प्रत्येक टर्न की बात करें तो जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा 1 में, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो ये सेम रहता है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में सेम रहेगा। ये 4.44 फ्लक्स मैक्सिमम बटे एफ, ये आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग प्रत्येक उत्पन्न ईएमएफ का मान। ठीक है, N2/N1 NE2 के, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? सेकेंडरी में वोल्टेज कम हो जाए, जैसे कि ये 50 वोल्टेज हमारे पास, यहाँ पे 30 वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज। अब करंट हमारे पास प्राइमरी में कम रहेगा एंड सेकेंडरी में ज्यादा रहेगा। ठीक है, स्टेप अप में क्या रहेगा? इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये ग्रेटर देन सेकेंडरी V1 का, और करंट 2 कम रहेगा प्राइमरी से। ठीक है, ये ध्यान देना। ये वाला मैंने आपको बता दिया, इसको यही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से एक ज्यादा रहेगा स्टेप अप, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से कम स्टेप डाउन में रहेगा। करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आइडियल ट्रांसफार्मर, देखो इनपुट पावर बराबर में आउटपुट पावर होगी, तो ये वाला हमारे पास रहेगा सेम। ठीक है, तो इसको हम V1/V2 करें और I2/I1 कर लिए, ये हमारे पास करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया। अब करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है कि ये ऑपोजिट रहेगा, I2/I1 बराबर 1/K होगा। ठीक है, अतः करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से ऑपोजिट में रहता है। टर्न रेशियो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न का अनुपात रहेगा उसे टर्न रेशियो बोलेंगे, N1/N2 रहेगा। यदि टर्न की संख्या 10 है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में हम टर्न्स को 1 रखा है, तो ये हमारे पास 10:1 रहेगा। अब आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता क्या है? आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में क्या रहेगा? वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है,
सॉरी वोल्टेज नहीं, ये टर्न्स की संख्या एन बराबर एन टू, तो वोल्टेज भी सेम ही रहेगा है ना, वोल्टेज भी यहाँ पर सेम ही हो जाएगा, करंट भी सेम रहेगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक में हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या समान होती है, तो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करते हम। इसका हम आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के साथ में 1:1 भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब फेराइट कोर होता क्या है, फेराइट कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम करते हैं, फेराइट कोर का यूज, ठीक है। फिर फेरेंटी कोर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इससे कोर का ईडी करंट कम हो जाता है और इसमें ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहीं तक इसको पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हेलिकॉन कोयल का उपयोग लो वोल्टेज में हम यूज करते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल है उसका हम आगे देखेंगे, अभी मैं यहीं तक करवाऊंगा, ठीक है। तो इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।